हाय एवरीवन। कैसे हो सब? आशा करते हो सब अच्छे ही होंगे और अच्छी तरीके से काम कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, डीएनएम टेक्नोलॉजी सपोर्ट में आप सबको फिर से और एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों के साथ में उपस्थित हो गया हूँ और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लेके आप लोगों के साथ में उपस्थित हो गया हूँ। तो फ्रेंड्स, शायद आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने एक टीएफटी पैनल का इंटरनल जो स्ट्रक्चर है ये मैंने ड्रॉ करके रखा। जैसे मैंने पिछले एक वीडियो में मैंने जो जियो स्ट्रक्चर के बारे में मैंने डिस्कस किया था। मतलब सीकेबी ड्राइव जो पैनल होता है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ जो जिस पैनल में साइड गेट कप लगा हुआ होता है। शायद देख पा रहा है, मैंने साइड में साइड कप भी लगा दी है। तो ये साइड कप पैनल कैसे ड्राइव होता है और उसके लिए क्या क्या वोल्टेज और सिग्नल्स की ज़रूरत होता है, मैं डिटेल्स के साथ में आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। और इसके साथ साथ में मैं ये भी बताऊंगा ये पैनल शॉर्टिंग कहाँ से शुरुआत होता है और ये साइड कॉफ क्यों जलते हैं और कब बदलने के बाद भी क्यों ये कॉफ रिपीटेडली खराब होके आता है, इसका कुछ कुछ रीजन मैं बताऊंगा। और ये शॉर्टिंग का इशू कहाँ से शुरुआत होता है ये भी मैं धीरे धीरे करके आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को सही से देखते रहिए, ध्यान से देखते रहिए, बिना स्किप किए हुए देखते रहिए। और फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल पर नया है, मैं चाहता हूँ आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा ही बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं देते जाऊँगा जो नॉर्मली आपको मिलते नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी शुरू करते हैं। तो पहले मैं, जिन्होंने पुराना वीडियो, पिछले का वीडियो जो जियो स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वही पैनल ज़्यादातर चलता है। ये साइड का अभी बहुत कम ही चल रहा है। तब भी आपको अगर ये फॉल्ट को पकड़ना है ना, तो इसी के हिसाब से ही थोड़ा जजमेंट करेंगे तो समझना बहुत आसान होगा। तो देखिए, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी ऐसे आरजीबी का जो पिक्सल्स है मैंने ड्रॉ करके दिखाया था, यहीं पे भी दिखा रहा हूँ। तो सबको ही शायद पता होगा, एक एक पिक्सल्स के अंदर 3 सब पिक्सल्स होते हैं। आरजीबी तीनों मिलके एक पिक्सल्स बनते हैं। और हर एक सब पिक्सल्स को इंडिविजुअली ड्राइव करने के लिए इंटरनली पैनल के अंदर अलग अलग मॉसफेट लगा हुआ होता है चालू बंद करने के लिए। तो जैसा मैंने यहीं पे आरजीबी तीनों मैंने सब पिक्सल ड्रॉ करके रखा, ये तीनों मिला के एक पिक्सल्स होते हैं। जब रेजुलेशन हम लोग काउंट करते हैं तो पिक्सल्स के हिसाब में काउंट करते हैं, तो उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग सब पिक्सल्स का हिसाब भी निकाल लेते हैं। तो अभी शायद ये तो समझ में आ गया है क्या, ये एक पिक्सल्स, एक पैनल के अंदर रेजुलेशन का हिसाब में कितना सब पिक्सल्स होते हैं। और जितना भी सब पिक्सल्स होगा उसको इंडिविजुअल ड्राइव करने के लिए सबके साथ एक अलग अलग करके मॉसफेट का ड्राइव सेक्शन लगा हुआ होता है। और ये मॉसफेट को ड्राइव करने के लिए, गेट से ड्राइव करने के लिए साइड में साइड गेट बफर लगा हुआ होता है इस पैनल में। और सोर्स ड्राइव कॉमन होता है, मैंने बार बार बता भी चुका हूँ क्या। पैनल का जो फिजिकली डिफरेंस होता है साइड कॉफ विदाउट साइड कॉफ, जिसमें सिर्फ साइड गेट ड्राइव एरिया का ही डिफरेंस मिलते हैं। सोर्स ड्राइव सब में बराबर होता है। ठीक है। तो जैसा इसमें आप देख पा रहे हैं, मैंने तीनों जो सब पिक्सल्स है, मतलब एक पिक्सल्स है, इसका सारे गेट को जोड़ के गेट कफ का एक पॉइंट का आउटपुट पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। तो यहीं पे सिर्फ ये को इसको देख लीजिए, इसके बाद मैं ऊपर में जा रहा हूँ। अभी देखिए, ये एक पूरा कंप्लीट पैनल है, जो भी रेजोल्यूशन को वो अभी मैं दिखाऊंगा नहीं। तो मान के चलिए ये एक कंप्लीट आपका पैनल है, डिस्प्ले है। इसके अंदर हम लोग को आर जी बी करके ऐसे बहुत पिक्सल्स लगा हुआ होता है और सबके पीछे एक एक करके मॉसफेट लगा हुआ होता है। तो ये मॉसफेट को गेट ड्राइव, ये जो राइट साइड में दिख रहा है ये गेट ड्राइव सेक्शन है। और नीचे से ये मैंने दो सोर्स कप आईसी लगा हुआ है, दो सोर्स कप लगा हुआ है और दो गेट कप लगा हुआ है। ये सोर्स कप गेट कप कम ज़्यादा हो सकता है, मिनिमम तो दो होना चाहिए गेट कप। और जितना पैनल बड़ा होगा उसी के हिसाब से गेट ड्राइव एरिया भी बढ़ जाता है। तो यहीं पे आप लोग देख पाएंगे, जैसे जियो स्ट्रक्चर में भी एक एक गेट लाइन को ड्राइव करने के लिए एक एक पूरा
शिफ्ट रजिस्टर सेक्शन लगा हुआ था, मतलब एक एक अलग अलग ड्राइव सेक्शन बना हुआ था। तो इसमें क्या होता है, वही ड्राइव सेक्शन को साइड कफ के अंदर दिया हुआ होता है। मतलब साइड कफ का जो चिप आईसी है, जो काम करते हैं जीओए पैनल के अंदर जो शिफ्ट रजिस्टर सेक्शन ड्राइव सेक्शन बना हुआ होता है, वो सेम वर्क करते हैं। तो दोनों का एक ही उद्देश्य होता है, गेट को ड्राइव करना। ठीक है, तो वहीं पे भी एक एक ये रो को ड्राइव करने के लिए एक एक ड्राइव सेक्शन बना हुआ था। यहीं पे भी आप लोग देख पा रहा है, ये ऊपर से नीचे जितना भी हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, सबको ही इंडिविजुअली गेट आईसी से ड्राइव दिया जा रहा है। शायद देख पा रहे हैं, एक एक रो के लिए एक एक आउटपुट निकलते हैं। मान के चले कोई भी एक लाइन अगर इसका आउटपुट बंद कर देगा तो क्या होगा, ये ऊपर का एक रो पूरा काम नहीं करेगा। ये एक रो अगर काम नहीं करेगा तो इसी कंडीशन में ही आपको एक सिंगल लाइन देखने को मिलता है। अगर दो आउटपुट नहीं काम करेगा तो दो लाइन आपको दिखाई देगा। नॉर्मली देखिए, खुला आंख में, ओपन आंख में हम लोग को ये लाइन, कितना लाइन ब्लॉक है ये दिखाई नहीं देते। आप अगर माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना लाइन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया है कि हर एक रो के लिए अलग अलग आउटपुट गेट कफ चिप आईसी से आउटपुट निकलते हैं। ऐसे ही सोर्स ड्राइव के लिए ये जो कॉलम लाइन है, जो खड़ा लाइन है, इसको हम लोग कॉलम ड्राइव बोलते हैं। तो कॉलम ड्राइव के लिए भी जो जिसमें से डाटा सिग्नल्स जाता है, मतलब पिक्चर का इंफॉर्मेशन जाता है, गेट गेट ड्राइव से ये स्कैनिंग सिग्नल जाते हैं, लेकिन जो डाटा सिग्नल मतलब पिक्चर क्या बन रहा है उसका डाटा सिग्नल जाते हैं सोर्स ड्राइव आईसी से। वो भी देखिए सारे जो कॉलम लाइन है सब में इंडिविजुअली कनेक्टेड है। मान के चलिए जितना भी सोर्स लाइन होगा, अगर सिंगल कप होगा तो वो क्या करेगा, एक ही कप का आईसी सारे पैनल को डाटा देगा। अगर दो होगा तो आधा आधा हिस्से में बांट लेगा, जितना भी कॉलम लाइन है उसको आधा आधा बांट लेगा। मान के चलिए यहीं पे मैंने 18 कॉलम लाइन बना के रखा, तो इसमें क्या हो रहा है, लेफ्ट का जो कफ है वो 9 लाइन को कंट्रोल करेगा, राइट का जो आईसी है वो भी 9 लाइन को कंट्रोल करेगा। इसमें से अगर 4 कफ लगाएंगे तो वो भी 4 हिस्सा में बांट लेगा। तो ऐसे करके ये सिस्टम पूरा चलते हैं। और गेट भी मान के चले बड़ा पैनल है तो उसके लिए हो सकता है 3 साइड कप लगा हुआ है, वो भी क्या करेगा, ये जो रो के लिए जितना लाइन है इसको भी डिवाइड कर लेगा। मतलब इक्वल कंडीशन में डिवाइड कर लेगा ताकि एक आईसी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना आए। इसीलिए तो कुछ कुछ जो बड़ा पैनल है उसमें आपको दोनों तरफ से ही गेट कफ आईसी देखने को मिलता है। नॉर्मली तो सीके भी पैनल में मैक्सिमम ही दोनों साइड साइड से ही ड्राइव दिया जाता है, लेकिन साइड कप वाला पैनल में आप नॉर्मली 40 इंच का ऊपर, 50 इंच का ऊपर जब जाएंगे तो मैक्सिमम आपको दोनों साइड में ही साइड कप देखने को मिलते हैं। तो जो भी हो, काम एक ही है, गेट को ड्राइव करना, मतलब पिक्सेल्स का गेट को ड्राइव करना, सब पिक्सेल्स का ड्राइव को ड्राइव करने के लिए ही ये गेट ड्राइव लगा हुआ होता है। तो जैसे हम लोग जीओए पैनल में, मतलब जो सीके भी ड्राइव पैनल में हम लोग ड्राइव सेक्शन के लिए क्या क्या सिग्नल देखा था, हम लोग सीके भी सिग्नल्स देखा था, साथ में एसटीईपी सिग्नल्स देखा था। उसके साथ साथ कुछ पैनल में आपको और डिफरेंट देखने को मिलेगा, LC1 LC2। कुछ कुछ पैनल में आपको VGH VGL भी इनपुट होता है साथ में गेट ड्राइव के लिए। तो इसमें जो साइड गेट बफर वाला पैनल होता है, इसमें आपको यहीं पे मैंने कुछ वोल्टेज और सिग्नल लिख के रखा जो साइड कप में जाते हैं। और जिस पैनल में साइड कप नहीं होता है, मतलब सीके भी टाइप पैनल होता है, उसमें क्या होगा, ये जो साइड कप पे जाने वाले जितने भी वोल्टेज और सिग्नल्स है, ये सारे के सारे एक्स्ट्रा और एक आईसी लगा हुआ होता है टिकॉन में या तो स्केलर में, जिसको हम लोग बोलते हैं लेवल शिफ्टर आईसी। ये सारे के सारे वोल्टेज और सिग्नल लेवल शिफ्टर आईसी पे इनपुट होके ही सीके भी बन के आउटपुट होके गेट के अंदर चला जाता है। और उसके बाद भी जाके ये सीके भी सिग्नल भी जाके, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सीके भी सिग्नल्स भी जाके सीधा पैनल के अंदर जाते नहीं। तो ये भी एक ड्राइव एरिया इसमें लगा हुआ होता है जहाँ पे जियो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, शिफ्ट रजिस्टर सेक्शन बना हुआ होता है, वो भी बड़ा बड़ा ड्राइव सेक्शन होता है। ठीक है, तो यहीं पे मैं थोड़ा डिस्कस कर दूं क्या साइड गेट कफ के लिए क्या क्या वोल्टेज और सिग्नल्स चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कफ के लिए एक 3.3 वोल्ट सप्लाई जाएगा चिप आईसी के लिए। उसके बाद गेट सिग्नल्स को ऑन ऑफ जनरेट करने के लिए VGH VGL 2 वोल्टेज जाते हैं।
एक पॉजिटिव वोल्टेज और एक नेगेटिव वोल्टेज, जो मॉस्फेट को स्विच को ऑन और ऑफ करने के काम पे आते हैं। साथ में जो सिग्नल्स जाते हैं CPV, STV, OE, ये मेनली यही 5, 2 वोल्टेज और 3 सिग्नल्स साइड कप के अंदर जाते हैं। और साइड कप पे जाने के बाद यहीं पे जो IC लगा हुआ होता है साइड कप में, वो गेट ड्राइव के लिए अलग अलग इंडिविजुअल सिग्नल को आउटपुट करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और भी क्लियर कर दूँ। ये जो VCOM जाता है, सभी लोग देखा है ना, VCOM साइड कप पे इनपुट होता है, लेकिन ये मैं बताऊँ, ये सोर्स कप पे भी VCOM इनपुट होता है, गेट कॉप में भी VCOM इनपुट होता है, लेकिन वो सिर्फ कॉप पे इनपुट होता है, लेकिन कॉप IC के अंदर VCOM का कोई रोल नहीं होता है। ये VCOM सिर्फ कॉप के माध्यम से ही पैनल के अंदर सीधा पहुंच जाते हैं। और VCOM का काम क्या है ये भी मैंने डिस्कस किया था, यहीं पे शायद देख पा रहे होंगे। VCOM सारे सीधा जाके जो पिक्सल्स होता है उसमें सीधा कनेक्ट होता है। ठीक है, इंडिविजुअली सबके साथ में ही कनेक्ट होता है, तो उसका रोल कोई भी कॉप IC का अंदर नहीं होता है, वो सीधा पैनल के अंदर पहुंच जाते हैं। तो अभी मैं बताऊंगा, मैं इसका जो ड्राइव सेक्शंस के बारे में, मतलब स्केलर में ये ड्राइव, ये मैंने स्केलर ड्रॉ करके रखा, और कुछ सिग्नल्स वोल्टेज मैंने मेरे हिसाब में ड्रॉ करके रखा है। यही वोल्टेज और सिग्नल्स पैनल के ड्राइव के लिए लगते हैं, और भी कुछ मिसिंग हो सकता है। मेरा अभी का मकसद है पैनल का इंटरनल स्ट्रक्चर को समझाना। ठीक है, तो ऐसा ही अभी मैं बताऊंगा ये कॉफ क्यों खराब होता है, ये लाइन क्यों जनरेट होता है, और क्यों हम लोग को साइड कप में वोल्टेज मिसिंग होता है। शायद सबको ही पता है, कुछ दिन चलते चलते हम लोग के पास पैनल आता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं स्लो मोशन चल रहा है, पिक्चर स्लो मोशन चल रहा है, या तो वर्टिकल बार मूवमेंट कर रहा है, या तो पिक्चर फ्लिकरिंग रोलिंग भी हो रहा है। अलग अलग का वोल्टेज और सिग्नल का मिसिंग की वजह से अलग अलग सिम्टम आते हैं। तो ये क्यों हो जाता है, ये फॉल्ट क्यों आता है, पहले हम लोग को अगर रिपेयर करना है तो फॉल्ट क्यों आता है, ये क्यों का आंसर ढूंढना चाहिए पहले। तो यहीं पे मैं नॉर्मली देखें, एक छोटा सा सब्जेक्ट से देखें, क्योंकि पैनल का अंदर बहुत लाखों सब पिक्सल्स लगा हुआ होता है, आपको एक एक पिक्सल्स के बारे में जानना चाहिए। तो मैं अभी बताऊंगा ये जो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होता है। मान के चलिए ये तीनों मिलके एक पिक्सल्स है। अभी किसी कारणवश अगर एक सब पिक्सल का एक मॉस्फेट अगर कहीं पे शॉर्ट होगा, इंटरनली लाखों मॉस्फेट के अंदर अगर एक ही मॉस्फेट शॉर्ट होगा, या तो इसके लाइन में और भी 2-3 अगर शॉर्ट होगा, तो शॉर्ट होने पे क्या होता है, मान के चलिए ये सारे के सारे का गेट लाइन एक IC से जो एक आउटपुट हो रहा है इसके साथ कनेक्टेड है। अगर बीच में एक मॉस्फेट शॉर्ट होगा तो ये शॉर्टिंग का लोड किसके ऊपर आएगा, ये IC का ऊपर आएगा। तो होता क्या है, मान के चलिए ऊपर का जो एक रो लाइन है, जो गेट लाइन है, इस लाइन के अंदर किसी एक जगह, मान के चलिए एकदम लेफ्ट साइड में एक ये ब्लू का जो सफिक्स सेल्स है, इसका मॉस्फेट शॉर्ट है मान के चलिए। तो इसका मॉस्फेट अगर शॉर्ट होगा तो इसका लोड किसके ऊपर आएगा, ये लाइन जो निकल के IC तक पहुंच रहा है तो IC का ऊपर ही लोड आएगा। अभी होता क्या है, ये लोड धीरे धीरे डायरेक्ट कॉफ के ऊपर कैसे आ जाता है, जितना दूरी में शॉर्ट होगा। अभी जो लेफ्ट साइड में मैंने ये ब्लू दिखा रहा हूँ, मतलब ये कॉफ से ज़्यादा दूर में है। और मैंने अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में ये भी बताया था, ये जो जितना भी ये ITO लाइन होता है सारे के सारे रेजिस्टिव लाइन होता है। ऐसा नहीं है कि आपको सीधा 0 ohms का कंटिन्यू दिखाएगा नॉर्मल वायर जैसा, ऐसा नहीं होता है, हर एक लाइन रेजिस्टिव लाइन होता है। तो मान के चले यहीं पे अगर शॉर्ट होगा, ये तीसरी ब्लू अगर शॉर्ट होगा, तो यहीं से इतना लंबा वायर है, तो इसका भी एक रेजिस्टेंस होता है, हो सकता है 50 ओम, 100 ओम। तो क्या होगा, बीच में एक रुकावट पैदा हो, रेजिस्टेंस मतलब एक करंट फ्लो में रुकावट पैदा हो रहा है। तो ये शॉर्ट का जो असर है ये गेट का ऊपर थोड़ा कम आएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये लाइन थोड़ा वीक पड़ जाएगा, क्योंकि एक ही तो ड्राइव सिग्नल निकल रहा है ना। ये अगर यहीं पे शॉर्ट होगा तो इस लाइन को पूरा ड्रॉप कर देगा। तो इसी के लिए, इससे ही हम लोग को एक सिंगल लाइन दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका इस शॉर्टिंग का लोड
इस गेट आईसी का ऊपर थोड़ा कम आएगा, क्योंकि बीच में एक 100 ohms, 50 ohms, 150 ohms का रेजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, अभी क्या होगा, मान के चलिए एकदम बॉर्डर में, या तो इस कंडीशन में अगर कोई एक मॉसफेट खराब होगा तो इसका देखिए वायर का लेंथ भी कम हो गया है, तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस भी कम हो गया है। मान के चलिए अभी इसमें 10 ohms का रेजिस्टेंस लग रहा है, तो 10 ohms का रेजिस्टेंस अगर हो रहा है तो इसका लोड ना मैक्सिमम सीधा आईसी का ऊपर ही पहुंच जाएगा, तो आईसी हीट होने लगेगा। ये नॉर्मल इशू है, कोई भी आईसी का सामने अगर लोड हो, शॉर्टिंग होगा तो उसका लोड आईसी का ऊपर आ जाता है। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए सुनिएगा और ध्यान से आप भी महसूस करते रहे मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो यहीं पे जब शॉर्ट होगा तो ज़्यादा लोड आ रहा है, क्योंकि आईसी का नज़दीक ही इसका प्रिंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ये तो शॉर्ट हो गया, मतलब एक लाइन तो पहले से विजिबल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जो कॉफ है, ये कॉफ हम लोग का पैनल के साथ में, ग्लास के साथ में ना कोई सोल्डरिंग नहीं होता है, सबको ही पता है। ये हम लोग का बॉन्डिंग किया हुआ जाता है, पेस्ट थ्रू इसको चिपकाया जाता है, मतलब सैंडविच किया जाता है, कॉफ को इसके ऊपर दबा के रखा जाता है। तो ये ट्रैक के ऊपर ये जो कॉफ का ट्रैक भी जो चिपका हुआ है, तो यहीं पे जब इस लाइन पे शॉर्टिंग होगा तो सबसे ज़्यादा असर आएगा ये जॉइंट पॉइंट पे, जहाँ पे कॉफ और ग्लास का जॉइंट पॉइंट है। तो इस जगह पे जब लोडिंग आएगा तो इस एरिया थोड़ा गर्म होना स्टार्ट होगा, और होते होते क्या होगा, इस लाइन धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्पार्किंग हो जाता है लोड की टाइम, ये स्पार्किंग हो जाता है, क्योंकि ये तो सोल्डरिंग नहीं है ना, ये चिपका हुआ है, बॉन्डिंग किया हुआ है। तो इस कंडीशन में यहीं पे स्पार्किंग होते होते लाइन पूरा डिस्कनेक्ट हो जाता है, और यहीं पे जो स्पार्किंग हो गया तो यहीं पे भी कार्बन जम जाते हैं। ये क्या होता है, धीरे धीरे इसका नज़दीक वाला प्रिंट पे भी इसका असर दे देते हैं। तो इसका कारण क्या होगा, धीरे धीरे इसका आसपास वाला लाइन भी इफेक्टेड होने लगेगा, तो आपको बार और भी ज़्यादा दिखाई देगा। ठीक है, और ऐसा होते होते जब ज़्यादा लाइन एक साथ कनेक्ट होगा तो आईसी का ऊपर और भी शॉर्टिंग का असर आ जाएगा। तो एक टाइम पे क्या होगा, पहले लाइन विजिबल होगा, उसके बाद उसका डेप्थ धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और ज़्यादा लोड आईसी का ऊपर आ जाएगा। तो आईसी खराब होने से पहले क्या होता है वो भी मैं बताऊं। इस कंडीशन में जब अंदर का शॉर्टिंग का लोड गेट ऑफ आईसी का ऊपर आ रहा है, अभी थोड़ा बैक पे जाना है, तो गेट कॉफ आईसी का ऊपर अगर लोड आएगा तो ये गेट कॉफ को चलाने के लिए जो वोल्टेज और सिग्नल्स हम लोग का पीसीबी से जाते हैं, तो इसका ऊपर भी बैक रिपोर्ट आएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखिए पूरा शुरुआत होता है अंदर से, फिर आ जाते हैं जॉइंट पॉइंट से, जॉइंट पॉइंट से आईसी का ऊपर आते हैं, फिर आईसी का लोड किसके ऊपर आएगा, उसका सप्लाई के ऊपर आ जाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, ये जो मान के चलिए VGH VGL जो सप्लाई लाइन जा रहा है आईसी के गेट ड्राइव स्विचिंग के लिए, तो उसमें क्या होगा, ये जो आईसी जब ओवर हीट होने लगेगा, आईसी का ऊपर जब लोड आएगा तो आईसी का लोड भी आ जाएगा सप्लाई का ऊपर। तब होता क्या है, ये जो हम लोग का आईटीओ लाइन होता है, ये कार्बन प्रिंटेड लाइन होता है, ये भी रजिस्टिव लाइन होता है। मान के चलिए VGH जो यहीं से पहले साइड कप पे जा रहा है, इसका बीच में भी हो सकता है 50 ओम, 80 ओम, 100 ओम, 150 ओम का भी रजिस्टिव लाइन लगा हुआ है। तो वो भी क्या होगा, आईसी जब ज़्यादा गर्म होने लगेगा तो क्या होगा, ज़्यादा लोड आ जाएगा हम लोग का VGH VGL ट्रैक के ऊपर। तब होता क्या है, बीच में कहीं ना कहीं पे ये ट्रैक हम लोग का ओपन हो जाते हैं। ओपन होने से ही हम लोग को अलग अलग सिम्टम मिल जाते हैं। जैसे ज़्यादा लोड आते हैं VGH का ऊपर, तो मान के चलिए बीच में कहीं ना कहीं पे कफ तक जाने का बीच में कोई एक जगह पे ये ट्रैक ओपन हो चुका है, तो VGH मिसिंग हो जाएगा, या तो स्पार्किंग होगा, कम पहुंचेगा, ऐसे हो जाते हैं, जिसके कारण VGH कम होने के कारण ही हम लोग को पैनल में स्लो मोशन देखने को मिलता है। तब हम लोग क्या करते हैं, और ऐसे कंडीशन में ही हम लोग को पास रिपेयर होने के लिए आता है। लेकिन शुरुआत कब से हो चुका है,
अंदर का सॉर्टिंग से धीरे धीरे करके लोडिंग आके VGH हम लोग का ओपन मिलता है। हम लोग भी साइड कप पे चेक करते हैं VGH पहुंच नहीं रहा है या तो कम पहुंच रहा है। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सीधा हम लोग कॉफ का पॉइंट ढूंढ लेते हैं, कौन सा VGH का पॉइंट है, कौन सा VGL का पॉइंट है, डाटा शीट से हम लोग को मिल जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा VGH PCB से उठा के कॉफ का ऊपर सोल्डरिंग कर देते हैं। यही हम लोग करते हैं। लेकिन ये भी शायद आप लोग को पता होगा, जो लोग रनिंग काम कर रहा है, ये हम लोग VGH तो बाईपास कर देते हैं, लेकिन तब भी कभी कभी हो सकता है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बाद, 6 महीना बाद फिर आपका कफ जल के आता है। ये कितने दिन बाद ये कब जलेगा डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ये शॉर्टिंग कितना दूर में हुआ है। अगर एकदम लेफ्ट साइड में होगा, मतलब कॉप आईसी से जितना दूरी में होगा तो उतना लोड कम आता है कॉप आईसी का ऊपर, तो उसी के हिसाब से कितना दिन में रिपीट आएगा वो शॉर्टिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर नजदीक वाला फ्रेंड अगर शॉर्ट होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, शॉर्ट तो अंदर है लेकिन हम लोग वोल्टेज को बाईपास कर देते हैं, मतलब आईसी को जोर जबरदस्ती सप्लाई दे देते हैं आउटपुट निकालने के लिए। तो क्या होगा, अभी साइड कप का जो आईसी है खुद जख्म होने लगेगा और ये कप बर्न हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम लोग भी जब बॉन्डिंग मशीन में जब साइड कप बदलते हैं, सबके साथ ही मैक्सिमम लोगों के साथ भी ऐसे होता है, कप बदलने के कुछ दिन बाद भी सेट हम लोग का रिपीट आ जाता है, फिर लाइन आ जाता है या तो फिर कप बर्न होके आता है। जिसका कारण ये है क्योंकि शॉर्टिंग जो अंदर है वो ऑलरेडी अंदर है ही, उसके लिए हम लोग कुछ कर ही नहीं रहा है। शायद आप लोगों को समझ में आएगा, मैं एकदम स्लोली धीरे धीरे बता रहा हूँ एक्चुअल में सिचुएशन क्या होता है, क्यों ये खराबी आता है। तो ऐसा ही सारे इंटरनली शॉर्टिंग जो होगा, इसका लोड आएगा हम लोग को गेट कॉफ आईसी का ऊपर में। और जियो स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया था, जब इसका साइड में जब जियो स्ट्रक्चर बना हुआ होगा तो इसका भी लोड सीधा हम लोग का आ जाता है सीकेबी ड्राइव का ऊपर में, मतलब लेवल शिफ्टर आईसी का ऊपर में। और तब जाके हम लोग को अलग अलग सिम्टम मिलता है, या तो डायरेक्ट अगर ट्रैक शॉर्टिंग होता है तो म्यूट हो जाते हैं, अगर अंदर का ड्राइव सेक्शन शॉर्टिंग होता है तो हम लोग को डबल इमेज, फ्लिकरिंग, बारिंग, बहुत कुछ हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये जो अलग अलग टाइप का जो फॉल्ट आता है इसके बारे में पहले आपको फोकस होना चाहिए, ये क्यों हो रहा है, तब जाके हम लोग बाहर बैठ के इसको सॉल्यूशन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा ही ये प्रोसेस चलता है। मैंने शॉर्टली इसी वीडियो के माध्यम से जितना ही बताना है मैंने बता दिया है, शायद आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो और भी डिटेल्स अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोगों को ज़रूर मेरे ट्रेनिंग अटेंड करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं बताऊं, अगले मई महीने में 17, 18, 19 वेस्ट बंगाल में मेरा ही वर्कशॉप में 3 दिन का फुल प्रैक्टिकल ओनली पैनल का ट्रेनिंग होने जा रहा है, लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होने जा रहा है। इसमें जिन्होंने इंटरेस्टेड होंगे और भी डिटेल्स जानने के लिए तो ज़रूर मेरे ट्रेनिंग अटेंड करें। उसमें आपको सारे ये आज का दिन में जो लेटेस्ट शॉट रिमूविंग, ये अंदर का शॉट, ये ड्राइव सेक्शंस का शॉट, जितना भी हम लोग बाहर बैठे कितना उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, इसका ही तरीका इस ट्रेनिंग में बताया जाएगा। देखिए हम लोग तो पूरा अंदर का शॉटिंग, ये अंदर का शॉटिंग हम लोग कभी भी निकाल नहीं सकते हैं। तब भी अगर ड्राइव सेक्शन में या तो ट्रैक एरिया में अगर शॉटिंग होगा तो हम लोग बाहर से थोड़ा कोशिश करते हैं, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कहाँ का शॉट आप रिमूव करने जा रहे हैं। सिम्टम के हिसाब से और ट्रेसिंग के हिसाब से हम लोग को पता चल जाता है ये ट्रैक में शॉट है, ये ड्राइव सेक्शन में शॉट है या इंटरनल ड्राइव सेक्शन में शॉट है, ये भी हम लोग पता कर पाते हैं। तो ऐसा ही आपको भी अगर डिटेल्स के साथ काम करना है, कॉन्फिडेंस के साथ अगर काम करना है तो आपको भी ज़्यादा नॉलेज ले लेना चाहिए, तब जाके परफेक्टली काम बनते हैं। तो जिन्होंने इंटरेस्टेड होंगे, सीट बुकिंग अभी चालू है, तो आप लोग का सीट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और मेरे साथ बाकी अगर कुछ क्वेरी है तो मुझे पूछ भी सकता है। तो फ्रेंड्स चलिए आज का जो टॉपिक्स है यहीं तक है, फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास में। शायद आप लोगों को पसंद आ गया होगा। तो अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एवरीवन।